एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे साथ। अब इस शो में एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। हिरेन वैद जुड़े हैं, सीईओ अल्केमी कैपिटल के। हिरेन, बहुत बहुत शुक्रिया आईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है आपका। और एक्चुअली व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग। आज ही नया नया हाई बना है बाजार में, और वो भी क्या कन्विक्शन के साथ। निफ्टी अभी भी 125 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स में भी हमने नया रिकॉर्ड हाई देखा। अच्छी चीज़ ये है कि इफ़ यू लुक एट डोमेस्टिक फैक्टर्स तो एक तो बाज़ार कुछ हद तक डीकपल्ड है ग्लोबल क्यूज से, और दूसरा जो ये अनलॉकिंग का थीम है वो बड़ा स्ट्रांगली प्ले हो रहा है थैंक्स टू वैक्सीनेशन। तो आपका नज़रिया इस समय बाज़ार पर क्या है? ओवर हीटेड या फिर ओवर बॉट शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा जल्दबाजी होगा अभी? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से मार्केट कतई ओवरहीटेड नहीं है। मार्केट ये बतला रही है, ये जो स्ट्रेंथ है मार्केट की, ये बतला रही है कि आगे जाके कंपनियों का जो मुनाफा है वो काफी स्ट्रांग रहने वाला है। एक नया साइकिल शुरू हो रहा है हिंदुस्तान में, जहां पे जो पिछले 10 सालों से जो अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आई, वो मुझे लग रहा है कि कोविड के बाद के 5, 7, 10 साल ये सिचुएशन कंप्लीटली रिवर्स होगा। और यहाँ पे जो कंपनीज की अर्निंग्स है वो काफी बढ़ने वाली है। और जो ब्रेथ है मार्केट का, मतलब अगर आप 2018 या 19 में देखें तो केवल 10-15 ब्लू चिप कंपनीज के शेयर के भाव बढ़ते थे, और जो ब्रॉड मार्केट थी वो स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि काफी सारे सेक्टर्स और कंपनियां, छोटी बड़ी लार्ज कैप, ये सब साथ देंगे। और मार्केट की स्ट्रेंथ की एक ये वजह है कि जो ब्रेथ है वो इम्प्रूव हो रहा है मार्केट का, और जो कंपनियों के अर्निंग है वो मुझे लगता है कि 28 से 30% कंपाउंडेड रिटर्न ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है अगले 3 साल में। और ये मेरे हिसाब से मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, इसलिए ये स्ट्रेंथ दिख रहा है मार्केट में। हिरेन, जो आपने कहा, और ये अर्निंग्स में रिबाउंड जो है, ये जाहिर सी बात है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है मार्केट के लिए। इसमें आपको इस समय सबसे बेहतरीन गुंजाइश कहाँ पर लग रही है? कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं या फिर थीम हो सकते हैं जहाँ पर हम सबसे पहले प्रोबेबली प्री कोविड लेवल्स का ग्रोथ लौटता देखेंगे? तो हुआ ये है कि अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की अर्निंग्स है वो ऑलरेडी प्री कोविड को पार कर चुकी है। सिलेक्टिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स, वो भी प्री कोविड से कहीं आगे बढ़ चुकी है अर्निंग्स। लेकिन अभी भी काफी सारे बड़े सेक्टर हैं जहां पे अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, जैसे कि बैंक के अर्निंग्स हैं, क्योंकि कोविड के समय पे उन्होंने काफी बड़ा प्रोविजन लिया था। और अब जैसे जैसे हम कोविड के प्रभाव से बाहर निकल रहे हैं, उस प्रोविजन की शायद आगे जाके उतनी जरूरत नहीं होगी, और वहां पे अर्निंग्स का रिबाउंड हो सकता है। मेटल सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है फॉर अर्निंग्स। ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, कमोडिटीज, ये जो पूरा सेक्टर, इसमें जो कंपनियां हैं सेक्टर में, वो भी आगे जाके उनका मुनाफा काफी ज्यादा होगा इन निफ्टी अर्निंग्स, और ये उनके स्टॉक प्राइस भी दिखा रहे हैं। लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे सेक्टर हैं, जैसे कैपिटल गुड्स है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे ऑटोमोबाइल है, ये सब जो पिछले कई सालों से जिनका मुनाफा नहीं बढ़ रहा था, वो आगे जाके कंट्रीब्यूट करेंगे अर्निंग्स ग्रोथ को। और जो ऑलरेडी जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ में है जो सेक्टर, जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी या स्पेशलिटी केमिकल या एपीआई मैन्युफैक्चर या जो एक्सपोर्टर्स हैं, मेटल्स हैं, ये कंटिन्यू रहेंगे।
तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके जो पिछले 10 साल जो सेक्टर हैं जो जो नहीं पार्टिसिपेट किए बोथ प्रॉफिट में और मार्केट कैप ग्रोथ में, वो अगले 5 7 10 साल वो लीड करेंगे। हिरेन, आपने काफ़ी अच्छी बात बोली मैन्युफैक्चरिंग को लेके, और इनफैक्ट हम जब मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल के हों, कैपिटल गुड्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हमें इसी तरह का फीडबैक दे रहे हैं कि सडनली डिमांड काफ़ी बॉइंट हो गई है, एक्सपोर्ट डिमांड भी और डोमेस्टिक डिमांड भी। थोड़ा और हमें थोड़ा डिटेल या स्पेसिफिक में बताएं हिरेन, आप क्या रिसर्च कर रहे हैं कैपिटल गुड्स में, क्योंकि वो इतना वाइड वास्ट सेक्टर है। वहाँ पे एग्री इनपुट मशीनरी वाली कंपनीज भी हैं, टेक्सटाइल केमिकल्स के इनपुट्स वाली कंपनीज भी हैं, कुछ कैपिटल गुड्स क्लियरली सिर्फ इंफ्रा का साथ में। आप किस तरह, आपके रिसर्च डेस्क पे किस तरह के नोट्स हैं और आप क्या कॉन कॉल्स अटेंड कर रहे हैं? तो ये आदेश, आपकी बात सही है कि काफी वाइड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन हमें लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हमने कैपिटल गुड्स में हम एबीबी को बैक कर रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग 4.0 जो है, आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन काफी लगेगा, और हर कोई कैपिटल गुड्स कंपनी की क्षमता नहीं है कि वो ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मशीन बनाए। तो हमारा ये जानना है कि अगर कोई ट्रेडिशनल कैपिटल गुड्स सेक्टर को भी बैक करना है तो ऐसी कंपनियों को बैक करना चाहिए कि जिसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो। तो ऐसे में काफी सारी कंपनियां हैं, एबीबी है, सीमेंस है, हनीवेल है, लेकिन हमने एबीबी को बैक किया है। कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में हमने एक छोटी कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज, उसको काफी बैक किया है, जो एथेनॉल मशीन बना रही है, नॉट ओनली शुगर से लेकिन अब ग्रेन से भी आप उसमें एथेनॉल बना सकते हैं। और गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है कि आप पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल ब्लेंड करें ताकि अपना जो इंपोर्ट है वो कम हो। और ये जबकि क्रूड ऑयल के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ब्लेंडिंग काफी तेजी से होगी, और ये कंपनियों ने काफी R&D किया है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिर हाइड्रोजन, ये सब अपॉर्चुनिटीज आगे जाके नेक्स्ट 5-10 साल काफी बड़ी होंगी। तो ऐसे काफी सारे सेक्टर हैं, और थोड़े ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी हैं, जैसे भारत फोर्ज है, सुंदरम फास्टनर्स है ऑटो एंसिलरीज में, जो डोमेस्टिक मार्केट को भी सर्विस करते हैं और एक्सपोर्ट्स को भी सर्विस करते हैं। और उन्होंने अभी नॉन ऑटो बिजनेस भी काफी बड़ा किया है, जैसे डिफेंस है, एरोस्पेस है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ये काफी सारे ऐसे कंपनियां हैं, जैसे मैंने बताया प्राज है, एबीबी है, भारत फोर्ज है, सुंदरम फास्टनर्स हैं। हम ये सब कंपनियों पे बेट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 3-5 साल ये कंपनियों का नफा जो है काफी गति से बढ़ेगा। राइट हिरेन, बहुत ही अच्छे आपने जानकारी दी किस तरह की कंपनीज पे आप रिसर्च कर रहे हैं। एक्सपोर्ट थीम को आप कैसे खेल रहे हैं बियॉन्ड द ट्रेडिशनल बिग एक्सपोर्टर्स? आईटी और फार्मा, स्पेशलिटी केम भी 5 साल में काफ़ी बड़ा बन गया। उसके बियॉन्ड आपने कैपिटल गुड एक्सपोर्ट या फिर आपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स या कुछ और को अपने अपने रेडार पे लाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर एक्सपोर्ट में अगर अपने को निवेश करना है तो हमें उसी सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए जो जहां पे इंडिया की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रूवन है। यस, मुझे ये लग रहा है कि अब जैसे टेक्सटाइल मशीनरी वगैरह की भी एक्सपोर्ट काफी बढ़ सकती है, लेकिन हम जो खेल रहे हैं एक्सपोर्ट की स्टोरी, वो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्पेशलिटी केमिकल में, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी है फार्मा में। एंड भले ही ये सब इंडस्ट्रीज में स्टॉक के भाव
बड़े हों, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि लंबे अरसे के नजरिए से यहाँ पे अभी भी काफी स्कोप है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ ये स्टॉक्स कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है कि अभी भी उनमें अपॉर्चुनिटी है। तो एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल हो, टेक्सटाइल मशीनरी हो, स्पेशलिटी केमिकल हो, फार्मा हो, या ऑटो कंपोनेंट्स हो, मुझे लग रहा है कि ये सारे एक्सपोर्ट के सेक्टर जो हैं, जहां पे ट्रेडिशनली इंडिया ने अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दिखाई है, उसको बैक करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑलराइट। हिरेन, जिस तरह से ईवी इकोसिस्टम पर अब अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया से यहाँ कहाँ ग्रोथ स्टोरी मिल सकती है? टाटा पैक तो ऑफ कोर्स हमें पता है फोकस में है, लेकिन हमें सारे इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए चार्जिंग स्टेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ अच्छी खासी रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। इस सेक्टर में, इस स्पेस पर आप कहाँ कहाँ नजर बनाएंगे? तो देखिए, ये अभी ईवी इकोसिस्टम बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ काफी बड़ी हो सकती है। ऑब्वियसली हमने उसको खेला है बाय इन्वेस्टिंग इन टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है वो काफी आगे है, वो हमने देखा कल, जो एक बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर टीपीजी ने इन्वेस्ट किया उनकी ईवी की सब्सिडरी में। ये बहुत क्लियर है कि उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। टू व्हीलर्स में भी ये अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। हर एक टू व्हीलर कंपनी जो है वो ईवी के प्रोडक्ट्स भी लाएगी। जैसे बजाज ऑटो है, उन्होंने भी अपना ईवी स्कूटर चेतक लॉन्च किया है, और आगे जाके उसको स्केल करेंगे। बाकी प्लेयर हैं, वो काफी सारे प्लेयर जो हैं वो अभी प्राइवेट मार्केट्स में हैं, वो अभी पब्लिक नहीं है, तो वहां पे नहीं खेल सकते। लेकिन टाटा पावर ने बोला है कि वो चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एबीबी में बात की, एबीबी ने रिसेंटली जो फास्टेस्ट चार्जिंग स्टेशन है उसकी डेवलपमेंट की है, और वो काफी आगे हैं एबीबी इस गेम में। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि काफी सारी कंपनियां हैं जो ईवी से बेनिफिट होगी। हमने जो एक बड़ी बेट ली है जो सॉफ्टवेयर में है, वो है कंपनी टाटा एलेक्सी, जो कि ग्लोबल ईवी मार्केट में सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है सब जो बड़ी ओईएम कंपनीज हैं, क्योंकि हर एक ओईएम कंपनी ये चाहती है कि वो ईवी के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। काफी सारे ग्लोबल ओईएम्स ने ये बताया है कि उनको 2025, कोई 2027, कोई 2030 तक फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट बनानी है। तो इस वजह से उनको आज के अभी नेक्स्ट 2-3-5 साल में काफी इन्वेस्ट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में। और टाटा एलेक्सी है, एलटीटीएस है, ये जो कंपनियां हैं, ये भी आप इनमें निवेश कर सकते हैं टू प्ले द ईवी थीम। जी हिरेन, आपने बजाज फाइनेंस के बिजनेस मॉडल को भी बहुत अच्छी तरह एनालाइज किया है। उनके अच्छे समय में आपने पूरी रैली राइड की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनके चैलेंजिंग समय में भी आपने वो स्टडी किया है। लास्ट 3 महीने में बजाज फाइनेंस बाजार उसको एक फिनटेक, इवॉल्विंग फिनटेक कंपनी की तरह भी देखने लगा है, क्योंकि दूसरे कंपनी, सिमिलर कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं, पेटीएम का आईपीओ आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है? बजाज फाइनेंस कितना फिनटेक हो सकता है वो अपने वैल्यूएशन टर्म्स में, और उसको कितना कंपटीशन मिलेगा दूसरे डिजिटल पेमेंट कंपनीज से? तो देखिए, ये जो पूरी स्पेस है फिनटेक की, ये काफी इवॉल्विंग है, और इसमें मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग वेल एंट्रेंच्ड प्लेयर्स हैं, जिनमें से एक बजाज फाइनेंस है, वो इस ट्रेंड को काफी पहले से
उन्होंने परखा और ये आज नहीं, पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से इसके पीछे काम कर रहे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा निवेश किया अपनी कंपनी को डिजिटल बनाने में, और अब इस सेकेंड क्वार्टर से लेके फोर्थ क्वार्टर तक वो अपने जो सुपर एप्स हैं दोनों बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में लॉन्च करने वाले हैं। देखिए, हमारा बेट जो है और जो मार्केट का बेट है कि बजाज फाइनेंस को एक फिनटेक कंपनी की तरह देखा जाए, वो सही है किसी मानों में, क्योंकि बजाज के पास कस्टमर्स ऑलरेडी हैं और वो मेरे हिसाब से काफी आगे हैं टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, और वो हमेशा रहे हैं। दे वर वेरी क्विक टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी, और इस वजह से जब ये नई कंपनियां जैसे पेटीएम का जिक्र किया आपने, जब आएंगे तो मार्केट इन कंपनियों को काफी बड़ा वैल्यूएशन देना चाहती है, तो थोड़ा सा वो रब ऑफ इफेक्ट बजाज ग्रुप की ये दोनों फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पे भी पड़ेगा। मेरे हिसाब से इनका एडवांटेज ये है कंपेयर टू द न्यू कंपनीज की ये ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं, इनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, और ये उन कस्टमर्स को एक एनहांस्ड डिजिटल एक्सपीरियंस देगा, एंड इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वो नए कस्टमर्स भी लेंगे। जबकि पेटीएम जैसे कस्टमर्स हैं, जब मैं उनका बिजनेस मॉडल देखता हूं तो वो डेफिनेटली पेमेंट्स में मुनाफा रहा नहीं है। तो इन कंपनियों को, जो फिनटेक कंपनियां हैं, वो अपने ऐप के द्वारा कस्टमर तो अक्वायर कर लेंगे, लेकिन उस कस्टमर से प्रॉफिट या मुनाफा बनाने के लिए उनको लेंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो वो तो आज बजाज फाइनेंस ऑलरेडी कर रहा है, जबकि इन कंपनियों को जैसे बाय नाउ पे लेटर है या ई कॉमर्स के वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, अगर दे आर सक्सेसफुल, उनको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को जब तक ये दूसरे प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल नहीं करेंगे तब तक उनसे मुनाफा बनाना मुश्किल है। तो ये देखने लायक होगा अगले 2-3-4 साल में कि ये जो नई न्यू एज फिनटेक कंपनीज हैं वो कैसे अपने कस्टमर बेस को क्रॉस सेल करके उस पे मुनाफा बनाएंगे। जबकि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं और उनके लिए दिस विल बी एन एडेड एडवांटेज। तो मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी अभी काफी बड़ी है, स्पेस काफी बड़ा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि न्यू एज कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं बन सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आज के दिन हमारा जो बेट होगा वो है, जो फिनटेक में हम ले रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग जो बजाज फाइनेंस की जो 2 कंपनियां हैं, हमारा बेट उसी पे है। और बैंकों में मेरे हिसाब से सबसे आगे आईसीआईसीआई बैंक है, जो एचडीएफसी बैंक से भी काफी आगे है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल कैपेबिलिटीज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने एक बहुत ही क्लियर व्यू लिया है कि हमें ना सिर्फ अच्छी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, अच्छा फ्रेंचाइज, अच्छी लायबिलिटी फ्रेंचाइज वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमें आगे जाके ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो डिजिटली सैवी हो, और उसमें मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस, फिनसर्व और आईसीआईसीआई बैंक काफी आगे हैं बाकी सब लोगों से। जी, अब हिरेन, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि जो न्यू एज बिजनेसेस हैं उसमें हमें थोड़ा सोच समझ कर रणनीति अपनानी चाहिए। अब जो कुछ ट्रेडिशनल हैवी वेट्स हैं भारत के, वो काफ़ी अग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं न्यू एज बिजनेसेस को, नई टेक्नोलॉजीज़ को, 5G, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस या फिर टाटा मोटर्स, इस तरह की कंपनीज़ की, क्योंकि ये इतना अग्रेसिवली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं। ग्रीन एनर्जी और एक स्पेस है जिसमें काफ़ी फोकस बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स का बना हुआ है। इनके जो स्टॉक्स हैं इसमें आगे और री रेटिंग की संभावना है
ये जो एक ऑर्बिट शिफ्टिंग एक्सरसाइज ये कंपनीज कर रही हैं उससे, चाहे वो रिलायंस हो, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हो, टाटास के स्टॉक्स हो? नहीं, देखिए ये जो ग्रीन एनर्जी है या ईवी रेवोल्यूशन है या डिजिटल रेवोल्यूशन है, ये हर एक जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं, उन्हें अडेप्ट करना ही पड़ेगा। जो फास्ट अडेप्ट करेंगे, तो अगर आपने देखा होगा कि अब हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन जो होगा वो 2 लेवल पे होगा। एक तो ये हो रहा है कि नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, नई कंपनियां लेके, जो प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंडेड हैं और अब वो आ रहे हैं आईपीओ मार्केट में। ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन नहीं थे, ट्रेडिशनल बिजनेस ग्रुप नहीं थे, ये नया फ्रेश ब्लड आ रहा है, उनको आज मार्केट कैपिटल देने के लिए तैयार है, तो एक इवन प्लेटफॉर्म है और दे आर गिविंग अ गुड कंपटीशन टू द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आल्सो। अब एग्जिस्टिंग प्लेयर में ऐसा है कि अगर आप देखें ट्रेडिशनली, तो जो बड़े ग्रुप हैं वो हमेशा जो नई अपॉर्चुनिटी है वो एग्जिस्टिंग कंपनियों में सीड करते हैं। जैसे आप रिलायंस देखो, तो वो शुरू किया टेक्सटाइल्स, फिर रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल में गया, फिर टेलीकॉम में गया, फिर न्यू एज जियो बिजनेस में गया, अब वो ग्रीन एनर्जी में आ रहा है। तो रिटेल किया उन्होंने, तो काफी सारी जो नई अपॉर्चुनिटीज थी वो ट्रेडिशनल इंडियन बिजनेस जनरली एक कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रक्चर में करते हैं और फिर आगे जाके इन कंपनियों में एक ये स्प्लिट कर सकते हैं बिजनेस को और शेयर होल्डर्स को फिर वो सेपरेट कंपनी की डायरेक्ट ओनरशिप दे सकते हैं या तो फिर मेन कंपनी के थ्रू ओनरशिप हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ने किया, उन्होंने अपना सारा ईवी का जो प्ले है वो एक सब्सिडरी में डाला और किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टर में से एक वैल्यूएशन अनलॉक किया, तो उसका बेनिफिट एग्जिस्टिंग टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर को मिला। अब क्या पता थोड़े साल बाद ये कंपनी वो डीमर्ज करके टाटा मोटर्स को 2 शेयर मिल सकते हैं, टाटा मोटर्स मेन कंपनी और फिर ये ईवी कंपनी का भी शेयर मिल सकता है। तो ऐसे मुझे लगता है कि आगे जाके काफी होगा। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो नए बिजनेसेस को सीड करेंगे, उसको उसमें वैल्यू अनलॉक करेंगे और फिर उन बिजनेसेस को सेपरेटली लिस्ट भी कर सकते हैं या सेपरेटली डीमर्ज करके शेयर होल्डर्स को उसका बेनिफिट भी दे सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ड्यूअल है, तो नए एंटरप्रेन्योर्स भी आएंगे और ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी वैल्यू क्रिएट करेंगे। जी हाँ, और हिरेन, आपने बाजार में इतने टाइम से ये साइकिल्स प्ले आउट होते देखे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ अच्छे क्वालिटी मैनेजमेंट अडॉप्ट करते भी हैं। आप न्यू एज बिजनेसेस जो लिस्ट हो रहे हैं, जैसे कार ट्रेड हुआ या फिर आपका जोमेटो हुआ और बहुत सारे लाइनअप हैं, उनमें से कौन से बिजनेसेस को आप स्टडी कर रहे हैं या यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट? नायका, पॉलिसी बाजार, वो सब, या फिर आपने एग्जिस्टिंग जो 2-3 लिस्ट हुए हैं उसमें कुछ पार्टिसिपेट किया है? देखिए, ये जो नए न्यू एज बिजनेसेस जो लिस्ट हो रहे हैं, इसमें काफी सारे एंटरप्रेन्योर ने बहुत ही अच्छा बिजनेस डेवलप किया है। लेकिन हमारा ये मानना है क्योंकि अभी ऐसे बिजनेसेस इंडिया में काफी कम लिस्ट हुए हैं, तो एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और एक बहुत बड़ा प्रीमियम जो है वो इन्वेस्टर देना चाह रहा है, जो बोलते हैं कि एक शॉर्टेज है ऐसे कंपनियों की। तो हमें लग रहा है कि अगले 2-3 साल में 1-2 नहीं, काफी सारी ऐसी कंपनियां लिस्ट होंगी। हम इमीडिएटली इसमें शायद जंप करें या ना करें, ये कोई हमारा एकदम स्टॉक स्पेसिफिक डिसीजन होगा। हमें डेफिनेटली इन बिजनेसेस को बैक करना है, क्योंकि अगले जो वेल्थ क्रिएटर हैं बड़े, वो काफी सारे इस यूनिवर्स से निकलेंगे, लेकिन हमें उनको सही वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि
बिकॉज ये लिस्ट हुए हैं उनको तुरंत खरीद लो। तो हम ये सारे बिजनेसेस बहुत ही ध्यान से, काफी बारीकी से स्टडी कर रहे हैं और हम इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, या एंकर आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने एक हमारा AIF ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया है जिसको हम अल्केमी लीडर्स ऑफ टुमारो बोलते हैं, और उसमें हम तकरीबन 50% ऑफ द कॉर्पस, उसमें हम ऐसे न्यू एज कंपनीज की प्री आईपीओ या आईपीओ में हम निवेश कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट व्हीकल बनाया है। जो हमारा नॉर्मल PMS है उसमें हम ये सब इवैल्यूएट कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि अगले 2, 3, 4 साल में कभी ना कभी इस मार्केट साइकिल में ये सारी कंपनियां काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेंगी और तब हम उसका एडवांटेज लेंगे। अभी जो है हमें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट है, सबको पार्टिसिपेट करना है, तो शायद जिस वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आ रहे हैं उसमें साधारण निवेशकों के लिए इन्होंने वैल्यूएशन कुशन रखा नहीं है। तो हमें किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को ब्लाइंडली चेज नहीं करना है, बट हमें इंटरेस्ट काफी है इस सेक्टर में और हम निवेश करेंगे, लेकिन अपने समय पे और अपने वैल्यूएशन पे करेंगे। चलिए, बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया हिरेन, इन सभी सेक्टर्स पर अपनी आउटलुक शेयर करने के लिए, अपना नज़रिया शेयर करने के लिए, आज हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स को भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, और ख़बरों का सिलसिला लेकिन लगातार बना हुआ है। नमस्कार।